वेलकम बैक। कहानी कुर्सी की आप देख रहे हैं और बात हो रही है बिहार की। बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में किसान सम्मान निधि की अगली किश्त देने जा रहे हैं और भागलपुर पहुंचने का मतलब यह है कि नए तरीके से, नए सिरे से और ऊर्जा भरना केवल अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं में नहीं बल्कि लीडरशिप को भी एक मैसेज देना है। बिहार की ये लड़ाई ये दिलचस्प भी है और ये जो प्लेयर्स की मैं फिर दोहरा रही हूं, हम बात कर रहे हैं ये प्लेयर्स कौन कौन हैं। समीर जी, हम चर्चा करें उससे पहले कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस और हैं जिसमें तेज प्रताप हैं, पप्पू यादव हैं, चिराग पासवान हैं। वो क्या कह रहे हैं एक बार हम दर्शकों को सुनाते हैं। ये जब विपक्ष में जाते हैं तब इनको इतनी चिंता काहे के लिए हो जाती है प्रभु? जब ये रहते हैं सत्ता में तब इनको चिंता क्यों नहीं होती? कौन था बैक टू बैक बिहार की सत्ता में 15 साल तक 90 के दशक में जिसकी वजह से लोगों का पलायन हुआ? जंगल राज बिहार को क्यों कहा जाता है? इन्हीं लोगों की वजह से कहा जाता है ना। आज की तारीख में देश का विश्वास प्रधानमंत्री पर है और उस विश्वास पे खरे उतर रहे हैं। वादा पूरे करने की गारंटी प्रधानमंत्री है। निशांत की एंट्री हो रही है राजनीति में। निशांत की एंट्री हो रही है राजनीति में, क्या कहेंगे सीएम के बेटे नीतीश के बेटे को? अरे निशांत जी को आरजेडी ज्वाइन कर लेना चाहिए। एकदम अच्छी बात है, आना चाहिए। नीतीश कुमार जी के बेटे का पूरा अधिकार है, सौम्य है, विनम्र है, पहले ही लेट कर दिए, एकदम आना चाहिए। और बेटे आएंगे तो विभीषण लोगों से जनता दल यू बचेगा, बेटे को नेतृत्व करना चाहिए। ये पप्पू यादव जी का इशारा मैं पहले समझना चाह रही हूँ। समीर जी, अब चर्चा की शुरुआत आपसे करते हुए। विभीषण लोग देखिए, पप्पू यादव चाहेंगे, कांग्रेस चाहेगी, आरजेडी चाहेंगे कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत जो 50 साल के हो गए हैं सक्रिय राजनीति में आ जाए। अब वो इसलिए चाहेंगे क्योंकि परिवारवाद का जो आरोप लालू पे लगता है, नीतीश कुमार सारी जिंदगी से इस आरोप से बचे रहे कि नीतीश कुमार ने कभी परिवारवाद की राजनीति नहीं की, इस पर उनका वो ठप्पा लग जाएगा। नीतीश कुमार के ऊपर जो सेकुलर छवि थी नीतीश कुमार की, अब उसके ऊपर भी झटका लगी गया है। जिस तरीके से वक्फ बिल पर लल्लन सिंह सपोर्ट कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो नीतीश कुमार की छवि जब तक दागदार नहीं होगी, या जिस नाव पर लालू प्रसाद यादव सवार है या कांग्रेस सवार है, नीतीश भी अगर उस पर सवार होंगे तो हमला करने के लिए बिहार चुनाव में आसान होगा कि भाई अब नीतीश भी परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी आज जरूर बिहार में किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। 6 साल हो गए किसान सम्मान निधि को जारी की योजना को लागू किए हुए, 19वीं किस्त देने वाले, अभी तक 3.5 लाख करोड़ रुपया किसानों को दिया जा चुका है। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा मामला है। अभी तो आप देखेंगे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिन पहले अभी बिहार भी गए थे, जो मखाना उद्योग को लेकर के भाई जो बोर्ड बनने वाला है उसको लेकर वो बिहार का दौरा करके आए। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली चुनाव जीतने के बाद अब अगला चुनाव बिहार में ही होने वाला है, 5 से 6 महीने बाकी है। तो अभी से रैलियां शुरू होंगी, घोषणाएं शुरू होंगी, सीटों का बंटवारा कैसा होगा, गठबंधन में कौन कौन शामिल होगा, वो सब तैयार होंगे। राहुल गांधी भी बिहार की यात्रा करेंगे। अभी 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक्सटेंडेड बैठक होने वाली 2 दिन की अहमदाबाद में। उसके बाद तय होगा राहुल गांधी का बिहार का दौरा। तो राहुल गांधी वहां पर बिहार में बताएंगे भाई तेजस्वी को कि कांग्रेस भी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है भारतीय राजनीति की और आप उसे पूरा नजरअंदाज करके नहीं चल सकते। ठीक है, 2020 के चुनाव में 70 सीटें जीती कांग्रेस, 19 सीटें जीती और 9-9.5% का वोट बैंक रहा है। तो राहुल ये कोशिश करेंगे कि भाई मैक्सिमम सीटें उन्हें वहां पर सम्मानजनक सीटें मिले, जहां वो जीत सकते हैं वो सीटें वहां मिले। और इस बार उनकी कोशिश होगी कि 17 साल तक नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ और कई बार नीतीश कुमार लालू के साथ भी सरकार बना चुके हैं, तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बना के। तो अब कोशिश होगी कि भाई ये परिवर्तन लिया जाए। नीतीश कुमार की राजनीति जिस तरीके से कमजोर हुई है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरीके नीतीश ने 12 सीटें जीती है, केंद्र में नीतीश के गठबंधन से सरकार चल रही है, तो बहुत आसान नहीं होगा नीतीश को खारिज करना। भारतीय जनता पार्टी फिलहाल नीतीश कुमार के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगी और लोकसभा का जो विधानसभा का चुनाव जो परिणाम आएगा उसके बाद तय होगा कि नीतीश मुख्यमंत्री रहते हैं तो या किसी और को बनाया जाता है। बहुत आगे की बात है। अभी तो हम कांग्रेस की और तेजस्वी की भी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं विजय जी। हम उस पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं जहां पर जाति वाली राजनीति खुलकर होती है, जहां पर कमंडल के ऊपर मंडल हावी रहता है। राहुल गांधी जातिगत जनगणना का ये कार्ड कितना सक्सेसफुली प्ले कर पाते हैं, ये तो बिहार की इसी चुनाव से पता चलेगा। बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए मैंने कहा कि बिहार एक तो वैसे भी जातिगत राजनीति का बड़ा केंद्र माना जाता है। वैसे तो हम सब जगह ही देख रहे हैं कि जातिगत राजनीति चलती है, जाति की राजनीति चल रही है, महाराष्ट्र में भी हमने देखा, लेकिन बिहार में खासतौर से और फिर जातिय जनगणना को लेकर
सारा का सारा इशू खासतौर से बिहार में उठा गया, आरजेडी वहाँ पर है, हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी ने भी अपनी तरफ से सपोर्ट किया है। तो और राहुल गांधी जिस तरह से संविधान को अपनी जेब में रखकर, पॉकेट में लेकर और आरक्षण की बात करते रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी का संविधान को जेब में रखे नहीं, राहुल गांधी जो है क्या अपनी जातीय जनगणना की पॉलिटिक्स के सहारे कांग्रेस को यहाँ मजबूत कर सकते हैं? ये इसका बड़ा टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। इसमें मुझे अभी कोई शंका नहीं लग रही है, मतलब हो जाए राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है। बाकी आरजेडी प्लस कांग्रेस मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पिछले बार से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। मतलब नंबर ऑफ सीट्स का पता नहीं, नंबर ऑफ वोट्स जो है, वोट परसेंटेज उनका बढ़ेगा और तेजस्वी है, कोई कमजोर होने वाले लगते हो ऐसा भी मुझे नहीं दिखाई देता। जन स्वराज की जो पार्टी है, प्रशांत किशोर जी क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में नंबर 1 पार्टी पर है और वो बहुत आगे है नंबर 1 पर। पिछली बार जैसे 75-74 का जो मसला है उससे कहीं वो आगे निकल गई है और उस ज्यादा मजबूत तैयारी से वो लड़ रही है। रैंकिंग की अगर हम बात करें हर्षवर्धन जी, रैंकिंग में इस वक्त बीजेपी सबसे मजबूत है। बीजेपी के बाद आप आरजेडी को देख रहे हैं या जेडीयू को देख रहे हैं? और क्या आरजेडी और जेडीयू दोनों को इक्वली नुकसान पहुंचा पाने की स्थिति में प्रशांत किशोर हैं भी या नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि अभी प्रशांत किशोर राजनीति कर रहे हैं, बस इतना भर है। अभी वो किसी को बहुत नुकसान पहुंचा देंगे ये मैं नहीं देख पाता हूं, क्योंकि ठीक है कुछ समय चर्चा में आ जाते हैं फिर वो गायब हो जाते हैं। मेहनत भी उन्होंने बहुत की, ये भी कहना ठीक नहीं होगा कि एकदम से हवा में उड़ के पहुंचे। वो लगातार पदयात्रा कर रहे हैं, अपनी पार्टी बनाई, बीच बीच में वो आंदोलन भी करते दिखे, लेकिन अभी वो कोई भी मतदाता समूह अपनी तरफ खींच पाए हों ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। तो हम उन्हें खारिज तो नहीं करेंगे, कोई भी नया व्यक्ति आ रहा है राजनीति में तो बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन किसी जगह वो नुकसान पहुंचाएंगे ऐसा नहीं। दूसरा, लड़ाई तो बीजेपी आरजेडी की ही होने जा रही है और मैं ये जो चुनाव देख रहा हूं इसको भले ही कांग्रेस अगर साथ में आएगी तो ही उसका फायदा है, नहीं तो उसका भारी नुकसान होगा, ये भी समझिए। जो इन दोनों पार्टियों के साथ बना रहेगा वही इस चुनाव में बचा रहेगा। ये चुनाव वो वाला नहीं होने वाला है कि उनकी ताकत अलग से देखिएगी। और जहां तक जेडीयू का नंबर है तो जेडीयू तीसरे नंबर पर थी, तीसरे नंबर पर ही रहेगी। कितनी रहेगी ये देखने वाली बात होगी। और भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल उनके बीच का अंतर इस बार बढ़ेगा ऐसा मुझे लगता है। जो 75-74 है इस बार वो अंतर थोड़ा अधिक का होगा। बिहार में क्या दिल्ली वाला पैटर्न विनोद जी हो सकता है? क्या राहुल गांधी अलग जा सकते हैं? देखिए, दिल्ली और बिहार में फर्क है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस की छाती पे चढ़ के सत्ता में आई थी जी, और हरा करके बुरी तरह। हालांकि आरजेडी का भी उद्भव जब हुआ था 89 में तो कांग्रेस को हरा के, लेकिन उसके बाद गंगा में बहुत पानी बह गया था और आरजेडी और कांग्रेस के बीच सहयोग का काफी लंबा इतिहास हो गया। यूपीए सरकार में, यूपी 1 में लालू प्रसाद यादव प्रमुख घटक थे उसके, उसमें रामविलास पासवान भी थे, याद करिए। और उसके बाद कई चुनाव, एक चुनाव छोड़ के 2009 का लगातार आरजेडी और कांग्रेस मिलकर लड़े चुनाव। बिहार में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस अलग होकर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस आरजेडी मिलके ही चुनाव लड़ेंगे, लेफ्ट भी उनके साथ होंगे, हम सारे चारों मित्र इस बात पे सहमत हैं। और दूसरी बात यह है कि ये बात आरजेडी को भी पता है कि अकेले आरजेडी पैन बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार का जो गठबंधन है जिसमें चिराग पासवान भी है उसको चुनौती नहीं दे सकता राष्ट्रीय जनता दल। वो उसको कांग्रेस की जरूरत है और कांग्रेस तो इस स्थिति में ही नहीं है कि किसी को चुनौती दे सके बिहार में, उसको आरजेडी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मुझे अलग होने का कोई कारण नहीं दिखता। सिर्फ जो भी रस्साकसी है वो सीटों के बंटवारे को लेकर के, कौन सी सीट, कितनी सीटें, कौन कहां लड़े। देखिए, लोकसभा चुनाव में आप देखिए, अगर स्ट्राइक रेट देखें बिहार में तो कांग्रेस का आरजेडी से ज्यादा अच्छा था जी। कांग्रेस 6 या 7 सीटें लड़के 3 सीटें जीती है और आरजेडी सिर्फ 4 सीट जीत पाई। तो उस लिहाज से, क्योंकि जो सीमांचल का इलाका है वहां कांग्रेस को अच्छा वोट मिला, ये बात तेजस्वी यादव को भी समझ में आएगी। इसलिए कांग्रेस को पप्पू यादव भी कांग्रेस के खाते में जोड़ दीजिए, पप्पू यादव को भी कांग्रेस खाते में अगर जोड़ दीजिए 4 और 4 बराबर हो जाते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे से अलग होने का जोखिम नहीं उठा सकते, नंबर 1। दूसरी बात, उसी तरह बीजेपी और जेडीयू भी एक दूसरे से अलग होने का जोखिम नहीं उठा सकते। पिछली बार नीतीश कुमार का जो नुकसान हुआ था उसके लिए बीजेपी की जो रणनीति थी जिसमें चिराग पासवान को आगे किया गया था, उस वजह से नीतीश कुमार की पार्टी 42 सीटों पर आके अटकी थी। चिराग पासवान ने सबसे ज्यादा नुकसान तो आरजेडी का थोड़ी किया था, नीतीश कुमार का ही किया था। और आज चिराग पासवान एनडीए में है, सीटों के बंटवारे को लेकर के जो रस्साकसी एनडीए में जब होगी तब होगी, लेकिन बीजेपी भी अफोर्ड नहीं कर सकती कि नीतीश कुमार को माइनस करके पूरे बिहार में अकेले चुनाव लड़ ले। अब हम एक बार थोड़ी सी भागलपुर की भी बात का नाम जोड़ दूं मैं छोटा सा। चिराग पासवान की क्या भूमिका रहेगी? क्या वो अब भी हनुमान बने हुए प्रधानमंत्री जी के?
उसी भूमिका में रहेंगे जो पिछली विधानसभा चुनाव में थे, उससे बहुत असर पड़ सकता है। और दूसरा, क्या प्रशांत किशोर अभी आगे के 6 महीने में तय कर पाएंगे कि वो किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर, एक विपक्षी पार्टी के तौर पर रहेंगे तो कोई बहुत बड़ा फायदा उनके वो होने वाला नहीं है जो अभी लग रहा है। कहीं आपको ये लग रहा है कि कहीं तो अपना एक तरफ एक स्टैंड उनको लेना पड़ेगा। और दूसरी बात, प्रशांत किशोर अगर अकेले लड़ेंगे तो प्रशांत किशोर क्या इतने बड़े प्लेयर होंगे कि बिहार में सरकार बनाते दिखाई पड़े? लोग वोट तो इतने बड़े प्लेयर अभी कैसे हो वोट क्यों देगा कोई? देखिए, वोट जो पड़ेगा वो या तो एनडीए गठबंधन के पक्ष में पड़ेगा या इंडिया गठबंधन के पक्ष में पड़ेगा, क्योंकि दोनों प्लेयर तो यही होंगे, सरकार बनाने और सरकार के दावेदार। इसीलिए कोई भी रीजनल पार्टी तभी पावर में आती है जब वो अपने राज्य में सरकार बनाने का दावेदार होती है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी जब दावेदार बनी तो पावर में आई। तो ये प्रशांत किशोर का अभी टेस्ट होना बाकी है। ऑलरेडी इतनी सारी रीजनल पार्टीज मजबूत पार्टी है और मजबूत पार्टीज हो, जाति आधारित पार्टी भी हो, वहां पर जन स्वराज पार्टी की किस्मत क्या रहने वाली है ना विजय जी? ये संशय ही है। अभी किस्मत पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं उसको पार्टी को कोई बहुत बड़ी पार्टी के तौर पर नहीं देखता। बहुत लोग उसको बहुत हाइप दे रखा है और वो प्रशांत किशोर जी का मैनेजमेंट है। नुकसान पहुंचाने लायक स्थिति में भी नहीं है। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि लोगों को अल्टरनेटिव तो मिला। 15 साल लालू प्रसाद का शासन देखा है, 17 साल नीतीश कुमार का शासन देखा है। वो तो प्रशांत किशोर तो भाई सबकी राजनीति को समझते हैं। वो उपाध्यक्ष भी रहे नीतीश कुमार के साथ, राजनीति को समझना और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझते हैं। बिहार की जातिगत, ये तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बिहार की जातिगत राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं वो। लेकिन जातीय आधार नहीं है ना, उसी हिसाब से चुनाव जातीय आधार जो उनका है वो बीजेपी के साथ है, जो क्योंकि वो अपर कास्ट से आते हैं। बिहार बहुत ही कास्ट ड्रिवन सोसाइटी है और वहां सबसे ज्यादा कास्ट पोलराइजेशन होता है। प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि विकल्प वो इसलिए नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि जो उनका सोशल बेस है वो बीजेपी के साथ है। ऐसा नहीं होता ना सर, लालू प्रसाद यादव तो मुसलमान भी तो वोट देते हैं ना। कोई जरूरी नहीं है कि यादव होगा तो मुसलमान वोट नहीं देगा। प्लेयर नहीं बनेंगे जब तक प्लेयर नहीं, मुसलमान एमआईएम को नहीं दे रहा वोट, जातिगत समीकरणों का कैंडिडेट उतारेंगे। प्रदेश अध्यक्ष दलित बनाया तो दिया था, वो अलग बात है कि तेजस्वी जी अपने साथ लेकर चले गए थे। 4 विधायक आए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एमआईएम कोई बड़ी पार्टी तो नहीं बन पाई, सर हर जगह लड़ सकी है। और एमआईएम के उन्हीं कैंडिडेट्स को वोट मिला जो खुद अपनी हैसियत इंडिपेंडेंट के तौर पर या आरजेडी से निकल के गए थे। तो वो कैंडिडेट का वोट ज्यादा था बजाय कि एमआईएम का वोट था। ये हर्ष जी की चिराग से मुलाकात रहती है, क्या संभावना लग रही है? नहीं ये कह रही है तो अलग बात हो गई, लेकिन मुझे इसमें कोई एक जो पक्ष आपने कहा कि हनुमान रहेंगे, क्या हनुमान ही बने रहेंगे। दूसरा पक्ष ये है कि अलग से नहीं लड़ेंगे, इसी गठजोड़ का हिस्सा होकर लड़ेंगे, इसमें कोई भ्रम। जैसे पिछली बार अलग से लड़े, पिछली बार अलग से लड़े तो पिछली बार और इस बार की क्योंकि उस बार तो उनके नीतीश से खिलाफत थी। बिल्कुल, इस बार ऐसा नहीं। इस बार तो सब साथी हैं, सब सहयोगी हैं। देखिए, इस बार मेरा ये मानना है, इस बार अलग से लड़े थे तो आशीर्वाद भी था उनको ऊपर का। नहीं, और हनुमान बन के मोदी जी कहेंगे उसकी लंका जलाएंगे, मोदी जी कहेंगे उसकी लंका जलाना, उसकी लंका जलाएंगे। हर्षवर्धन जी, एक बार भागलपुर पे भी हम बात कर लें, आप इसी में अपनी बात को जोड़ दीजिएगा। भागलपुर, अभी आप ये कह रहे थे ना कि यादव हैं तो मुस्लिम उन्हें क्यों वोट दे रहे हैं? भाई भागलपुर ये वही जगह है जहां पर हिंदू मुस्लिम राजनीति के लिए भी सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड है, सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। इसके अलावा लालू प्रसाद जी ने भी जहां से अपनी ये यादव और मुस्लिम वाईएम वाली पॉलिटिक्स शुरू की, माई पॉलिटिक्स शुरू की, वो भी भागलपुर ही है। हर्षवर्धन जी, नहीं देखिए, निश्चित तौर पर उस राजनीति के लिहाज से कहें तो अभी भी उस राजनीति का बड़ा दबदबा है जो लालू प्रसाद यादव को 15 वर्ष सत्ता में रखता है। अभी बाहर भले हों लेकिन अभी मजबूत है। मेरा ये मानना है 25 का चुनाव थोड़ा अलग होने जा रहा है। ये चुनाव जनता वहां देख चुकी है। 15 साल आप उसको जंगल राज कहें, आप उसको जो एक वर्ग के हाथ में लाठी आ जाना कहें या ताकत मिल जाना कहें, फिर 15 साल उस जंगल राज से मुक्ति कहें, सड़क बिजली पानी आ जाना कहें, महिलाओं को साइकिल आ जाना। अब उसके आगे की बिहार की जरूरत है। बिहार जहां खड़ा है उनको भी तो बुरा लगता है ना कि दूसरी किसी राजधानी में जाओ तो पटना उससे 30 साल 40 साल पीछे दिखाई देता है। एक भी शहर नहीं है वहां ढंग का पूरे राज्य में। तो मुझे लगता है इस पर भी चुनाव होगा। वो कहां से मिलेगा जब तक आप बीजेपी को लगभग क्लियर मैंडेट नहीं देंगे, या दूसरा वर्ग अगर इतना प्रभावी हो जाए कि लालू जी की पार्टी को तेजस्वी जी की पार्टी दे। मुझे लगता है कि वो भरोसा तेजस्वी जी की पार्टी में नहीं आ पाया है। वो एक जगह जाकर रुक गए हैं, जिसको कहते हैं ना कि एक जगह तक पहुंचे तो, लेकिन अब उसके आगे उनकी गुंजाइश नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू और एलजेपी और मांझी जी का ये जो गठजोड़ बनेगा, ये इस बार क्लियर कट बहुत अच्छी मेजॉरिटी के साथ इस वजह से जाएगा क्योंकि उनको भी पता है कि अगर आपको देश के दूसरे राज्यों के साथ जाना है, वरना हर छठ में, हर दिवाली में यही स्टेशन वाले दृश्य देखिए, बिहार में बर्बादी देखिए, वही खुश हो जाएगी कि थोड़ा सा सड़क अच्छी बन गई, थोड़ी सी बिजली अच्छी आने लगी। ये गठजोड़ को मेजोरिटी मिलती ही है, सवाल बीजेपी को अकेले मेजोरिटी मिलने की बात है। गठजोड़ को मेजोरिटी तो लगातार 2005 से मिल ही रही है, एनडीए को, बीजेपी और जेडीयू को मिलाकर बड़ा होगा इस बार बीजेपी का नंबर बड़ा होगा। यही कह रहा हूं, नंबर बहुत बड़ा होगा। इसलिए मैंने कहा 15-15 साल जनता ने देख लिया, ये बार्गेन करने वाला अवसर इस बार। लेकिन बिहार की दुर्दशा से बीजेपी भी अपनी जिम्मेदारी बच नहीं सकती है, सत्ता में वो भी रही है। आप ये नहीं कह सकते कि आप सत्ता के 50% पार्टनर रहे हैं तो बिहार की जो दुर्दशा है उसमें आपकी, अगर आप उसके अच्छे का श्रेय लेते हैं तो आप उसकी दुर्दशा का भी आपकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पिछले कुछ सालों में तो, लेकिन सर ये देखिए ना, पिछले कुछ सालों में तो डावाडोल परिस्थिति ही बनी रही। बीजेपी ने जब ठीक करने की कोशिश की, नीतीश जी ने पलटी मारी है। नीतीश जी तो मौका परस्त राजनीति के सबसे बड़े प्रतीक हैं।